गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी में जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े हैं और क्लास 11 में भी पढ़े हैं कि जो जेनेटिक है या आनुवंशिकता है, तो आनुवंशिकता की जो नींव है, आधारशिला है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने रखी थी। लेकिन आनुवंशिकता जो शब्द है उसका प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये तो हो गया कि जेनेटिक्स की आधारशिला किसने रखी या नींव किसने रखा, और जेनेटिक्स या आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं आनुवंशिकता की परिभाषा पर। आनुवंशिकता की परिभाषा, जो आनुवंशिकता की परिभाषा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी लक्षण जो माता पिता में होता है या हमारे पूर्वजों में कोई लक्षण होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अगली संतानों में पहुंचता रहता है। इसी को जो है आनुवंशिकता कहते हैं। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और ये सारी घटनाएं जीन के माध्यम से होती हैं। तो एक जीन एक लक्षण, ये थ्योरी दिया गया था, लेकिन बाद में अनेक प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि एक जीन जो है कई लक्षणों को भी प्रेषित कर सकता है। लेकिन मूलतः एक जीन एक लक्षण कि कार्य का प्रकार होता है, और एक जीन कई लक्षणों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो पहले जो है एक जीन एक लक्षण पर ये चला था। तो आनुवंशिकता की परिभाषा लिखेगा आप सभी लोग कि जीवों के वे सभी लक्षण, जीवों के वे सभी लक्षण जो उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण, आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण अथवा पैतृक गुण कहते हैं। लाइन चेंज। जनक जीवों के आनुवंशिक लक्षणों, जनक जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि आनुवंशिकता की जो नींव या आधारशिला है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखी थी। इसलिए अब हम थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन इतिहास पर थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं, उसमें भी ये चैप्टर इंक्लूड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुआ था और ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में इनका जो है एक साधारण किसान के परिवार में जन्म हुआ था। और इसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही प्राप्त हुई और फिर उसके बाद जब इन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर ली तो ब्रून शहर में ही इन्होंने गिरजाघर में पादरी का जो है अपना कार्य शुरू कर दिया। चूँकि इनको बागवानी का बहुत शौक था तो उस गिरजाघर के पीछे बहुत सारे ज़मीन खाली थे, तो वहाँ पर ये तरह तरह के बागवानी फल फूल सब्जियाँ उगाया करते थे। फिर वहाँ पर इन्होंने गिरजाघर के बगीचे में मटर के कई किस्में उगा करके उनमें संकरण करा करके अनेक प्रयोग किए। बौने जो मटर पौधे हैं लंबे और जो कक्षस्थ कलियाँ वाली होती हैं, अग्रस्थ कलियाँ वाली होती हैं, लाल पुष्प वाले, सफ़ेद पुष्प वाले, तो इस तरह के कई प्रकार के मटर की वैरायटियाँ इनके पास थी और इनसे जो है उन्होंने संकरण करा करके जो है अपना प्रयोग किया। और इन प्रयोगों के 8 वर्षों तक इन्होंने प्रयोग मटर पर किया और प्रयोग करने के बाद इन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसे जो है इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रून एक किताब लिखी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रून। इसमें इन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को, आनुवंशिकता के सभी सिद्धांतों को उसमें लिखा और फिर उसके बाद इन्होंने अपने इस थ्योरी को जो है जब पब्लिकेशन कराया तो किसी भी वैज्ञानिकों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 20वीं सदी आई तो उसी समय 3 अलग अलग देशों में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस आनुवंशिकता पर अपना रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जब इनकी पब्लिकेशन आई तो ऐसा पाया गया कि इस तरह की थ्योरी पहले भी किसी वैज्ञानिक ने दी हुई है। फिर दोबारा मेंडल्स की जो है किताबों का अध्ययन किया गया और पाया गया कि इनकी थ्योरी जो है इन्हीं के समान है। तो चूँकि सबसे पहले मेंडल ने किया था इसलिए आनुवंशिकता की जो आधारशिला रखी गई है उन्हें हम ग्रेगर जॉन मेंडल के रूप में माना जाता है। ठीक, ये तो इनका था संक्षिप्त इतिहास। कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है और रेयर नहीं पूछता है, लेकिन रेयर तो नहीं पूछता है, कभी कभार पूछा होगा। तो अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना प्रयोग शुरू किया था वह प्रयोग मटर के पौधे पे शुरू किया गया था, है ना। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया है। इसको जो है इसका बॉटनिकल नेम पाइजम सटाइवम है। उस मटर का जो है बॉटनिकल नेम पाइजम सटाइवम है
और इसको जो है इंग्लिश में गार्डन पी बोलते हैं। ठीक, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि ग्रेगर यान मेंडल ने किस मटर के पौधे को प्रयोग किया था। ठीक, तो पाइजन सटाइवम या गार्डन पी। ठीक, अब बात आती है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। बहुत सारे पेड़ हैं, वनस्पतियां हैं, तो उनको भी तो सिलेक्शन कर सकते थे अपने प्रयोग के लिए, लेकिन मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया। तो मेंडल चूंकि बहुत ही दूरदर्शी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने इस सिद्धांत में जो आनुवंशिकता के टॉपिक को चुना था, उसमें मटर के पौधे को चुनने का सबसे बड़ा ये कारण था कि जो मटर का पौधा होता है वो छोटा होता है, उसकी देखभाल आसानी से की जा सकती है। 1 वर्षीय पौधा होता है, 1 ही वर्ष में वो फल फूल ले लेता है, और फिर उसके बाद मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, मेल और फीमेल एक ही पुष्प में होता है। नेक्स्ट, जो मटर का पौधा होता है वो क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का होता है, उसमें पुंकेसर और जायांग वायु के संपर्क में नहीं रहते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे, मटर का जो पुष्प होता है वो बंद रहता है, गुड़हल की तरह या गुलाब की तरह खिला नहीं होता है, वो बंद रहता है। तो बंद होने से क्या होता है कि दूसरे पौधों के या मटर के पौधे का जो परागकण है वो उस मटर के पौधे के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकता है ना। तो उसमें जो होता है स्वपरागण का गुण पाया गया। तो मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण का गुण होता है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, परपरागण की भी क्रिया करा सकते हैं। इसके पंखुड़ी को हटा दिया जाए और दूसरे मटर के पुष्प के परागकण को पहले वाले के वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाए तो भी निषेचन की क्रिया आसानी से हो जाएगी। तो इसमें स्वपरागण परपरागण दोनों की प्रक्रिया थी, इसलिए मटर के पौधे का जो है चुनाव किया गया था। अब चूंकि आप जानते हैं कि मटर का पौधा प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होता है क्योंकि बंद प्रकार का है, तो इससे बनने वाले जो बीज होंगे वो बिल्कुल शुद्ध होंगे, समयुग्मजी जिसको बोला जाता है, समान प्रकार के युग्मज होंगे उसमें, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें शुद्धता बनी रहती है। नेक्स्ट जो है, इनकी फलियों का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। एक फली में कितने बीज होते हैं इसका भी काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही आसान सा तरीका था। और सबसे महत्वपूर्ण जो था वो वंश परंपरागत जो लक्षण, इनके जो आनुवंशिक लक्षण थे, तुलनात्मक जो विभिन्नता थी, तो मेंडल ने मटर में 7 प्रकार के तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 प्रकार के जो है लक्षण थे। पहला, तने की लंबाई। अब तना कैसा है, अब इसमें देखिए 2 कॉलम बनेगा। एक होता है प्रभावी लक्षण और दूसरा होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण प्रदर्शित हो, अप्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण अपना प्रभाव न दिखा सके। तो मेंडल ने इसमें 2 प्रकार के तने की लंबाई पाए। प्रभावी लक्षण लंबापन, अप्रभावी
बौना, है ना, होता है ना, देखे ना अपने यहाँ खुद ही मटर की खेती होती है, तो एक लंबा वाला जो सरसों पे चढ़ जाता है, खूब बड़ा हो जाता है ना, और एक छोटा सा होता है जो कि छोटे छोटे रह जाते हैं। तो दो प्रकार के तने हो गए। जो दूसरा है पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति प्रभावी जो होता है कक्षीय होता है, और जो अप्रभावी होता है वो अंतस्थ होता है। अब आइए कक्षी क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मटर का पौधा है, यहाँ पे पत्तियां निकली हुई हैं, तो तने और ये जो पत्ती निकली हुई है इसके बीच का जो भाग होता है उसे हम कक्ष बोलते हैं। अब यहाँ से यदि कोई पुष्प निकलता है तो ये कक्षी हो गया, कक्षी पुष्प हो गया। और यदि इसके मेन तने के ऊपर निकलता है तो अंतस्थ हो गया, है ना, जो मेन जा रहा है और उसके सबसे ऊपरी भाग में अगर पुष्प निकलता है तो क्या हो जाएगा, अंतस्थ। और कक्ष से निकलेगा तो कक्षीय हो जाएगा। अब आते हैं पुष्प का रंग। जो पुष्प का रंग है तीसरा, आप लोग देखे ही हैं, लाल रंग होता है और कहीं कहीं तो बैंगनी भी होता है, और ये सफेद हो जाएगा, अप्रभावी, अप्रभावी सफेद हो जाता है। अब फलों का स्वरूप आइए। फल यदि फूला हुआ है, फूली हुई, तो प्रभावी लक्षण है, और यदि पिचकी हुई है तो अप्रभावी है। तो जो मटर की फली है यदि इस तरह से है तो ये फूली हुई हो गई, और यदि इस तरह से है फल मटर का तो पिचकी हुई हो गई। अब आते हैं फली का रंग, पांचवा, फली का रंग। फली मतलब वो छिलका जो होता है, ठीक। अब यदि हरा है तो प्रभावी, और यदि पीला है तो अप्रभावी। अब आते हैं बीज कवच का रंग। बीज कवच का रंग, बीज कवच मतलब बीज जिस आवरण से ढका होता है, मटर का जो आवरण होता है बीज का, वो फली की बात नहीं है, मटर के ऊपर जो छिलका होता है। तो अगर जो बीज कवच है अगर पीले रंग का है प्रभावी, और हरे रंग का है तो अप्रभावी, ठीक। आजकल जो मार्केट में सफल मटर आता है ना, देखेंगे वो हरा रहता है, तो वो क्या हो गया, अप्रभावी है, ठीक है। और जो हम लोग दाल बनाते हैं जिस मटर से, वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है, तो वो क्या हो गया, प्रभावी लक्षण वाला हो गया। लास्ट, बीज का स्वरूप। अगर गोल है तो प्रभावी लक्षण, पीला वाला मटर जो दाल बनता है जिससे, वो गोल रहता है, लेकिन सफल मटर को देखेंगे ना तो पिचका रहता है ना। या जो क्या बोलते हैं उसको, मटर जो मार्केट में बेची जाती है, जो लोग खाते हैं, तो वो देखेंगे कि अगर उसको हम पका करके भी अगर रखते हैं खेतों में तो वो हरे रंग का ही रहता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अर्थात वो झुर्रीदार हो जाता है।
झुर्रीदार। अगर झुर्रीदार है, झुर्रीदार मतलब बीज इस तरह से और ये गोल इस तरह से, तो अप्रभावी झुर्रीदार, अप्रभावी गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वंश परंपरागत लक्षण, मटर के वंश परंपरागत लक्षण। मेंडल ने मटर के प्रयोग का जब चयन किया था उसको दो भागों में बांटा था। एक तो प्रयोग के लिए मटर का चयन, जिसमें हमने बताया कि पाइजम सटाइवम का उन्होंने जो है चूज किया था मटर का, और उसमें एक वर्षी होता है, पौधा छोटा होता है, द्विलिंगी होता है, बंद प्रकार का पुष्प होता है, उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, लेकिन उसे हम जो है कृत्रिम रूप से परपरागण भी करा सकते हैं। और इसमें स्वपरागण होने के कारण जो होता है कि समयुग्मक मतलब समान प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक, तो ये तो एक हो गया। दूसरा जो है उन्होंने वंश परंपरागत लक्षण पाए जाते हैं जिसमें कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों होते हैं। तो उन्होंने इन 7 लक्षणों को चुनाव किया और इसी 7 लक्षणों में प्रभावी और प्रभावी लक्षणों को उन्होंने पहले पहचाना, फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके प्रयोग करना शुरू किया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं